हाय फ्रेंड्स, हम लेके आए हैं क्लास 12th का सेकेंड पार्ट में पहला चैप्टर है यात्रियों के नज़रिए। समाज के बारे में उनकी समझ क्या थी, यानी यात्रियों के नज़रियों को समाज के बारे में क्या समझ थी। ये टाइम पीरियड है 10वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक जो यात्री आए थे उनकी समाज के बारे में क्या समझ थी, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे और मेन पॉइंट इंगित करते चलेंगे कि जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अलबरूनी भारत में कब आया था? तो अलबरूनी भारत में 11वीं शताब्दी में आया था। कहाँ से आया था अलबरूनी? कहाँ से आया था? तो उज्बेकिस्तान से आया था। इब्न बतूता भारत में कब आया था? तो इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। और फ्रांसवा बर्नियर कब आया था? फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में आया था। कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था। अगर इसको हम ट्रिक से समझे तो अलबरूनी 11वीं शताब्दी उज्बेकिस्तान, तो उजगिया दिया है पूरा 11 बजे से बरबर बरबर लगा के रखा है। तो उजगिया दिया मतलब उज्बेकिस्तान, बरबर बरबर लगा रखा है, अलबरूनी बरबर बरबर लगा रखा है। कितने बजे से? 11 बजे से, तो 11वीं शताब्दी में आया। ठीक है, अब बात करेंगे इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आया था। तो इब्न बतूता चढ़ न खूब चढ़त रहा ना, गिर गए, चढ़ो और चढ़ो, गिर गए ना, गिर गया कि टूट गया पैर हैं, मुड़ा की टूट गया? तो टूटा, इब्न बतूता टूटा और मोरक्को मुड़ा की क्या हुआ? तो कब चढ़ रहा था? 14वीं शताब्दी। बर्नर कितने रुपए में मिला? तो 17 रुपये में मिला। तो फ्रांसवा बर्नियर कब आया था? 17वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, ये ट्रिक अगर अच्छा लगे तो याद करने में फ़ायदा हो जाएगा। अलबरूनी के बारे में बात करेंगे। अलबरूनी की पुस्तक का क्या नाम था? अलबरूनी के पुस्तक का नाम था किताबुल हिंद। पहला पॉइंट दिया है ख्वारिज़्म से लेके पंजाब तक। तो अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? अलबरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में हुआ था, जहाँ पे उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म जगह था वहाँ पे हुआ था। कितने साल में हुआ था? तो 973 ईस्वी में हुआ था। ख्वारिज़्म क्या था? शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अलबरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। अलबरूनी कितने भाषाओं का ज्ञाता था? तो अलबरूनी सीरियाई जानता था, फारसी जानता था, हिब्रू जानता था और संस्कृत जानता था। ठीक है, वह 4 भाषाओं का ज्ञाता था, सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत जानता था। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। यानी कि वो 4 भाषाओं का ज्ञाता है। किसका किसका? सीरियाई का, फारसी का, हिब्रू का और संस्कृत का। उसे यूनानी भाषा नहीं आती है। ठीक है, अलबरूनी को यूनानी भाषा नहीं आती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने प्लेटो के दार्शनिक विचारों के बारे में वो जानता है। कैसे जानता है? क्योंकि जब प्लेटो की पुस्तक का अरबी अनुवाद किया गया था तब। ये तो अलबरूनी कहाँ जाता है? अलबरूनी गजनी पहुँचता है। अलबरूनी गजनी कैसे पहुँचता है? जब ख्वारिज़्म पे सुल्तान महमूद आक्रमण करता है। ख्वारिज़्म पे सुल्तान महमूद आक्रमण कब करता है? तो 1017 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनी ख्वारिज़्म पे आक्रमण करता है और यहाँ से बहुत सारे विद्वानों और कवियों को अपने साथ कहाँ लेके जाता है? तो गजनी लेके चला जाता है। तो इसके साथ ही वो अलबरूनी को भी अपने साथ लेके जाता है। अलबरूनी की मृत्यु कितने साल में हुई थी? अलबरूनी की मृत्यु 70 वर्ष की उम्र में हो गई थी। कहाँ पे हुई थी? तो गजनी ही हो गई थी। गजनी में ही अलबरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई, यानी भारत के प्रति रुचि कैब विकसित हुई थी अलबरूनी की, तो गजनी में ही विकसित हुई थी रुचि। यह कोई सामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। यानी कि संस्कृत में जो ग्रंथ रचे गए थे, खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी, ये अरबी भाषा में इसका अनुवाद कब होने लगा था? तो 8वीं शताब्दी में ही इसका अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्क ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। जब पंजाब गजनवी के साम्राज्य का हिस्सा बन गया तो यहाँ पे जो ब्राह्मण थे, पुरोहित थे तथा विद्वान थे, अलबरूनी इनके साथ बहुत समय तक समय बिताया और इनसे क्या क्या चीज़ें सीखा? तो अलबरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों से संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उसकी यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। उसके लिखने से समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। यानी कि जो यात्रा वृत्तांत था अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा माना जाता था। यानी अरबी साहित्य में जो यात्रा वृत्तांत लिखने का मान्य प्रचलन था, तो वह कहाँ से कहाँ तक लिखने का दायरा था उसका? तो ये यात्रा वृत्तांत लिखने का दायरा था पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में बेलगा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित था। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि जब यात्रा वृत्तांत अरबों की जो एक हिस्सा बना था, तो उसका जो क्षेत्र था वो पश्चिम से था। ठीक है, कहाँ से था? पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर और उत्तर में बेलगा नदी तक ही फैला था, वहीं तक का यात्रा वृत्तांत लिखा जाने का मान्य था। तो ऐसा अनुमान किया जाता है कि किसके बारे में? अलबरूनी के बारे में 1500 ईस्वी से पहले भारत में अलबरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, सभी ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वो क्षेत्र मान्य ही नहीं था। तो भारत से बाहर कई अन्य लोग तो संभवतः ऐसा कर चुके होंगे, भले ही भारत में ना पढ़े होंगे। ठीक है, अलबरूनी ने बहुत सारे ग्रंथों का, जैसे उसे बहुत सारे विषयों भाषाओं का ज्ञान था,
भाषाओं का ज्ञान होने की वजह से उसने ज्ञान को और प्रगाढ़ किया कि जो जिस भाषा में जो ग्रंथ लिखा गया था उसको वो ट्रांसलेट कर देता था। इसी के परिप्रेक्ष्य में वो क्या करता है कि सबसे पहले भारत का जो एक ग्रंथ था संस्कृत में जो लिखा गया था पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ, उसका अनुवाद इसने किस में किया? अरबी में किया। ठीक है, पतंजलि का अनुवाद किस में किया? अरबी में किया। और अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए, जो उनके ब्राह्मण मित्र बने थे जिनके द्वारा ये संस्कृत के ग्रंथों के बारे में जाना, जो चीज़ें सीखा, तो उनके लिए इसने क्या किया कि एक यूनानी गणितज्ञ के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। तो वो यूनानी गणितज्ञ कौन था? तो यूक्लियड था। यूक्लियड जो यूनानी गणितज्ञ था उसके ग्रंथों का ये किस में अनुवाद किया था? तो संस्कृत में अनुवाद किया। किसके लिए? अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए। और संस्कृत का एक ग्रंथ था जिसका अरबी में अनुवाद किया, तो वो था पतंजलि का व्याकरण। बात करेंगे किताबुल हिंद के बारे में। ठीक है, किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? तो किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई थी। बरूनी द्वारा जो किताबुल हिंद पुस्तक लिखी गई थी उसमें किस चीज़ों का वर्णन या क्या अध्यायों को शामिल किया गया, किस विषय पे लिखा गया? तो उसमें धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन की विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों पर इसमें 80 अध्यायों में विभाजित किया गया। यानी कि किताबुल हिंद को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया? तो किताबुल हिंद को 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। बरूनी ने जो अध्याय लिखा था तो उसमें क्या विशेषता देखने को मिलती है, उसकी क्या विशिष्ट शैली थी उसमें? तो सामान्यतः, बल्कि हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता था, सामान्यतः देखने को मिलता है कि अलबरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर उसके बाद संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन होता था और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना की थी। किसमें? किताबुल हिंद में। सबसे पहले क्या वर्णन करता है? इसमें एक प्रश्न करता है, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन करता है और अंत में इनका अन्य संस्कृतियों के साथ वो क्या करता है? तुलना करता है। ये विशिष्ट शैली देखने को मिलती है अलबरूनी के किताबुल हिंद में। कुछ विद्वानों का मानना है कि अलबरूनी ने जो ज्यामितीय संरचना की है, जो अपनी स्पष्टता तथा पूर्व के अनुमान के द्वारा जो उसने उल्लेख किया है, तो ऐसा कारण माना जा सकता है कि अलबरूनी का गणित की ओर झुकाव रहा होगा। अलबरूनी ने अपनी कृतियाँ किसके लिए लिखी थी? तो अलबरूनी ने अपनी कृतियाँ उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। संभवतः ऐसा कहा जाता है क्योंकि उसने लेखन कला अरबी भाषा में ही किया था। अलबरूनी ने संस्कृत, पाली तथा प्राकृतिक ग्रंथों को अरबी भाषा में अनुवाद तथा रूपांतरण से परिचित था। तो अलबरूनी जो संस्कृत, पाली तथा प्राकृतिक ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया, तो यह जो था वह किस विषय से संबंधित था? तो उसमें दंत कथाएँ थी, जिसमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान, चिकित्सा संबंधी कृतियाँ सभी शामिल थी। ठीक है, यानी संस्कृत, पाली और प्राकृतिक ग्रंथ का जो इसने अनुवाद किया अरब भाषा में, तो उसमें कौन कौन से शामिल थी? दंत कथा से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियाँ शामिल थीं। अलबरूनी जो संस्कृत, पाली और प्राकृतिक के ग्रंथों का, जिसमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियाँ, इन सब पे जब उसने लिखा, इन ग्रंथों के लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण कैसा था? तो उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था। ठीक है, उसका दृष्टि कैसा था? आलोचनात्मक था। आलोचनात्मक दृष्टि इसलिए था क्योंकि वह निश्चित रूप से इनके विषयों में सुधार करना चाहता था। हिंदू शब्द के बारे में बात करें तो हिंदू शब्द का प्रयुक्त कहाँ से होता है? तो हिंदू शब्द लगभग 6वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द, यानी हिंदू प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द है? तो 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रयोग होने वाला एक फारसी शब्द है, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था। यानी कि 6वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हिंदू शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो सिंधु के क्षेत्र से पूर्व के लिए होता था। फारसी लोगों ने इस क्षेत्र को जारी रखा और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अल हिंद नाम से, यानी इसके क्षेत्र को अल हिंद नाम से, तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा गया। कालांतर में आगे चलकर तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी नाम दिया। किसने दिया? तुर्कों ने दिया। तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी कहा। इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बात की बात है। तुर्कों ने हिंदू कहा, अरबियों ने अल हिंद कहा, और निवासियों के क्षेत्र को अरबियों ने हिंदी कहा, तुर्कों ने हिंदुस्तान कहा और तुर्कों ने इनकी भाषा को हिंदवी कहा। ठीक है, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदवी, हिंदवी, हिंदू, हिंदुस्तान किसने कहा? तुर्कों ने कहा। और अल हिंद और हिंदी किसने कहा? तो अरबों ने कहा। रिहला की रचना किसने की थी? तो रिहला की रचना इब्न बतूता ने की थी। एक आरंभिक विश्व यात्री किसको कहा जाता है? तो इब्न बतूता को एक आरंभिक विश्व यात्री कहा जाता है। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा गया, किस भाषा में लिखा गया था? तो अरबी भाषा में लिखा गया था। यानी रिहला 14वीं शताब्दी में जो रचना करी थी इब्न बतूता ने रिहला का, उसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो उसमें भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? इब्न बतूता का जन्म तंजियर के, मोरक्को के तंजियर में हुआ था।
और इसका परिवार जो था वो शिक्षित परिवार और सम्मानित परिवार माना जाता है, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध था, वहाँ पे हुआ था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्र ऋण हासिल किया था। इब्न बतूता किस तरह के ज्ञान को महत्वपूर्ण मानता था? तो इब्न बतूता पुस्तकों की बजाय यात्राओं से अर्जित ज्ञान को महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। उसे यात्रा करने का शौक बहुत था। वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर तक के क्षेत्रों को गया था। इब्न बतूता भारत की यात्रा करने से पहले कहाँ कहाँ गया था? तो इब्न बतूता भारत की यात्रा करने से पहले मक्का की तीर्थ यात्रा, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। इब्न बतूता भारत के लिए कब प्रस्थान किया था? तो इब्न बतूता भारत के लिए 1332 से 33 ईस्वी में प्रस्थान किया था। वह भारत में किस रास्ते से पहुंचा है? तो वह भारत से मध्य एशिया के रास्ते होकर 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। किस मार्ग से सिंध पहुंचा था? तो स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। इब्न बतूता दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में सुन रखा था? तो इब्न बतूता दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित था। इब्न बतूता दिल्ली की ओर किस रास्ते से प्रस्थान किया था? तो इब्न बतूता मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली प्रस्थान किया था। जब इब्न बतूता दिल्ली पहुंचा तो जो वहाँ सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक उसे बहुत प्रभावित होता है और उसे दिल्ली को किस पद पर नियुक्त करता है? तो दिल्ली के काजी या न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करता है। वह इस पद पर बहुत वर्षों तक रहा, लेकिन क्या करता है, विश्वास खो देता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होती है। उसके बाद उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया जाता है। इब्न बतूता ने किस वर्ष मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को किस वर्ष दूत बनाकर चीन जाने का आदेश दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया था। मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया था। जब उसको यहाँ पे भेजा गया था अपनी नई नियुक्ति के साथ, इब्न बतूता किस रास्ते से गया था? तो मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वह मालदीव गया, जहाँ वह 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा, पर अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट तथा मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा आसाम भी गया। वह जहाज़ से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज़ से चीनी बंदरगाह नगर जैतून गया। यानी कि चीनी बंदरगाह नगर कहाँ पे गया था? जैतून गया था, जो आज क्वांझू के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये कौन था? इब्न बतूता। इब्न बतूता चीन के कौन से बंदरगाह पे पहुंचता है? तो जैतून बंदरगाह पे पहुंचता है, जिसे आज किस नाम से जाना जाता है? तो आज क्वांझू के नाम से जाना जाता है। इब्न बतूता व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और वह बीजिंग तक गया, लेकिन वहाँ लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 ईस्वी में उसने वापस घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में बेनी से चलकर चीन की यात्रा की थी। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में कहाँ से यात्रा की थी? तो बेनी से चलकर चीन की यात्रा की थी, के वृत्तांत से की जाती है। यानी कि इब्न बतूता की चीन की यात्रा की तुलना किससे की जाती है? तो मार्को पोलो के वृत्तांत से की जाती है। इब्न बतूता ने यात्रा में जो समय लगा था उसके बारे में क्या लिखा है? तो इब्न बतूता के अनुसार मुल्तान से लेकर दिल्ली तक की यात्रा 40 दिन में, सिंध से दिल्ली की यात्रा लगभग 50 दिन में और दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40 दिन में, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती है। ठीक है, यानी 40 दिन की दूरी किसके किसके बीच है? तो मुल्तान से दिल्ली की यात्रा 40 दिन में, उसी तरह दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40 दिन में है। और सिंध से दिल्ली की दूरी कितनी है? 50 दिन में पूरी की जा सकती है। वहीं ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में है। इब्न बतूता द्वारा अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब में इब्न बतूता द्वारा भ्रमण किए गए स्थान, कई जगहों के नाम उस तरह से दिए गए जिस तरह से इब्न बतूता उन्हें जानता था। यानी इब्न बतूता ने कौन कौन सा स्थान घुमा था भारत में? तो अफगानिस्तान घुमा था, सिंध घुमा था और पंजाब में घुमा था। जैसे अंदखोय, बाग, त्रिमूत, कुंदन, परवान, काबुल, गजना, कंधार। फिर इधर हो गया दिल्ली, हंसी, सरस्वती, अबूहर, अजुदाहन, मुल्तान, नाहूजा, सतलुज, सिंधु, लाहरी, ये सब स्थान पे वो घुमा हुआ था। कौन 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 कौन? एकाकी यात्री। एकाकी यात्री के बारे में इब्न बतूता बताता है कि लंबी यात्राओं में लुटेरे का एकमात्र खतरा नहीं था। यात्री गृहातुर हो सकता था, बीमार हो सकता था। यह रिहाला से लिया गया एक उदाहरण है। कहता है, मुझे ज्वर ने पकड़ लिया था और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया। अंततः हम यूनिस शहर पहुँचे और वहाँ के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर और एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन उनमें किसी ने मेरा भी अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो। अपने एकाकीपन में तो मैं उदास हुआ और अपनी आंखों के आए आंसुओं को रोक नहीं सका और बहुत रोया। एक तीर्थयात्री मेरी कुंठा का कारण जानकर मेरे पास आया और अभिवादन किया।
घोंसले से निकलता पक्षी, इसके बारे में यह उदाहरण कहाँ से लिया गया है? तो रिहला से लिखा गया। कौन लिखा है इसे, घोंसले से निकलता पक्षी? तो इब्न बतूता ने लिखा। इसमें इब्न बतूता क्या बताया है कि मैं अपने जन्म स्थान तंजीर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ, यानी कि इब्न बतूता जब निकलता है यात्रा के लिए तो किस दिन निकलता है? तो गुरुवार को निकलता है। मैं अकेला ही निकल पड़ा बिना किसी साथी यात्री या कारवां के जिसकी टोली में मैं शामिल हो सकूं, लेकिन अंदर एक अधिक प्रभावी आवेग और एक पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा जो लंबे समय से मेरे अंतःकरण में प्रभावित हुआ था। इसलिए मैंने अपने प्रियजनों को छोड़ जाने के निश्चय को दृढ़ किया और अपने घर को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पक्षी अपने घोंसला छोड़ देते। उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष की थी। इब्न बतूता 1354 में घर वापस पहुंचा, अपनी यात्रा आरंभ करने के लगभग 30 वर्ष बाद। ठीक है, यानी कि जब इब्न बतूता घर छोड़ा था उस समय उसकी उम्र कितनी थी? तो उस समय उसकी उम्र 22 वर्ष की थी। और घर कब लौटता है? तो इब्न बतूता घर वापस 1354 ईस्वी में आता है, लगभग 30 वर्ष के बाद। इब्न बतूता बताता है कि यात्रा करना अधिक असुरक्षित था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूहों द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे, यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरों को नहीं रोका जा सकता था। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया कि इब्न बतूता को आक्रमण कब हुआ था? इब्न बतूता के ऊपर कब आक्रमण हुआ था? जब वह मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान। किस यात्रा के दौरान इब्न बतूता पे आक्रमण हुआ था? मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान आक्रमण हुआ था और उसे कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे, जिनमें इब्न बतूता भी शामिल था, बुरी तरह से घायल हो गए थे। जिज्ञासाओं का उपभोग, जैसा कि हमने देखा इब्न बतूता एक हठीला यात्री था जिसने उत्तर पश्चिम अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कुछ भागों, वह हो सकता है वह रूस भी गया हो, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की थी। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए इब्न जुजाई को नियुक्त किया गया था। इब्न जुजाई ने अपनी प्रस्तावना में क्या लिखता है? तो लिखता है कि राजा के द्वारा एक साली निर्देश दिया गया है कि वे इब्न बतूता अपनी यात्रा में देखे गए शहरों का तथा अपनी स्मृति में बैठ गई रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाए और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से जिनसे वे मिले उनके महान साहित्यकारों के तथा उनके धर्मनिष्ठ संतों के विषय में बताए। तदनुसार उन्होंने इन सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाया जिसने मस्तिष्क को मनोरंजन तथा कान और आंख को प्रसन्नता दी। साथ ही उन्होंने कई प्रकार के असाधारण विवरण जिनके प्रतिपादन से लाभप्रद उपदेश मिलते थे दिए तथा असाधारण चीज़ों के बारे में बताया जिनके संदर्भ में अभिरुचि जगी। तो इब्न बतूता के श्रुत लेखों का लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो इब्न जुजाई को नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता और अलबरूनी के पदचिन्हों पर कौन कौन से यात्री चले थे? तो ऐसे यात्रियों को चलने के लिए हम देखते हैं 1400 और से लेकर 1800 ईस्वी तक के बीच में कई यात्री आए थे। जैसे भारत से मध्य एशिया, ईरान और ऑटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वालों ने कभी कभी अपने अनुभव लिखे। इन लेखकों ने अलबरूनी और इब्न बतूता के पदचिन्ह का अनुसरण किया था। इनमें से कुछ ने परवर्ती लेखकों को भी पढ़ रखा था। सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने दक्षिण भारत की यात्रा कब की थी? अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। महमूद वली बल्खी ने 1620 ईस्वी में दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की। शेख अली हाजिन उत्तर भारत कब आया था? तो शेख अली हाजिन उत्तर भारत 1740 ईस्वी में आया था। महमूद वल्की जो कुछ समय के लिए सन्यासी बन गया था। महमूद वल्की कौन था? महमूद वल्की जो 1620 ईस्वी में व्यापक रूप से यात्राएं की थी, वह कुछ समय के लिए सन्यासी बन गया। यानी कौन सा ऐसा यात्री था जो कुछ समय के लिए सन्यासी था? तो वह महमूद वली बल्खी था। कौन था? महमूद अली बल्खी था जो सन्यासी बन गया था, महमूद वली बल्खी। कुछ अन्य जैसे कि हाजिन कौन सा यात्री था जो भारत से निराश हुआ था और यहाँ से घृणा करने लगा था? वह यात्री हाजिन था। कौन था? हाजिन था। वे क्या सोचा था? वे सोचा था कि भारत में उसका स्वागत बहुत अच्छे ढंग से होगा, लेकिन उसका स्वागत नहीं हुआ, इसलिए वह क्या हुआ था? अचंभा हुआ था और उदास हुआ था और बुराई भी कर। फ्रांसवा बर्नियर क्या था? फ्रांसवा बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक था। 7वीं शताब्दी के एक चित्र में बर्नियर को यूरोपीय पोशाक में दर्शाया गया है। तो फ्रांसवा बर्नियर क्या था? फ्रांसवा बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक था। 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के बाद उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में वृत्तांत लिखा था। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे जेसुइट रॉबर्टो नोबिली ने तो भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया था। यानी कि भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित करने वाला जेसुइट कौन था? तो वह जेसुइट था रॉबर्टो नोबिली। ठीक है, जो भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के बारे में लिखा था। कौन था वो जेसुइट? रॉबर्टो नोबिली था। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम आता है दुआर्ते बारबोस का। यानी सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक कौन है? तो दुआर्ते बारबोस का नाम आता है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण किया था।
दक्षिण भारत में व्यापार और दक्षिण भारत के समाज का एक विस्तृत विवरण किसने लिखा था? तो दुआर्ते बारबोस लिखा था, जो यूरोपीय लेखक था। महत्वपूर्ण यूरोपीय लेखक कौन था? दुआर्ते बारबोस, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और दक्षिण समाज का विस्तृत विवरण लिखा था। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी। इनमें से एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जौहरी ज्यों बैप्टिस्ट तैवर्नियर का था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। फ्रांसीसी जौहरी ज्यों बैप्टिस्ट तैवर्नियर ने भारत की कितने बार यात्रा करी थी? तो 6 बार यात्रा करी थी। वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की थी। यानी कि भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से किसने की थी? तो फ्रांसीसी जौहरी ज्यों बैप्टिस्ट तैवर्नियर ने की थी। इनमें से कई यात्री जैसे इतालवी चिकित्सक मनुकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। वह कौन सा यात्री था जो यूरोप नहीं गया, भारत में ही बस गया? तो वह था इतालवी चिकित्सक मनुकी था। मनुकी क्या था? मनुकी इतालवी चिकित्सक था। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा इतिहासकार था। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर क्या योग्यता थी? वो एक चिकित्सक था, राजनीतिज्ञ था, राजनीतिक दार्शनिक था तथा इतिहासकार था। कई और लोगों की तरह ही वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। 1656 से लेकर 1668 तक भारत में 12 वर्षों तक रहा और मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। ठीक है, जो फ्रांसवा बर्नियर था वह भारत में कितने साल तक रहा? तो 12 वर्षों तक वो भारत रहा। कब से लेके? 1656 से लेके 1668 ईस्वी तक भारत में रहा था और मुगल दरबार के नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। फ्रांसवा बर्नियर था वो किस मुगल शासक के चिकित्सक के रूप में जुड़ा था? तो फ्रांसवा बर्नियर जो था वह शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में जुड़ा और बाद में मुगल दरबार के एक आर्मेनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में जुड़ा रहा। पूर्व और पश्चिम की तुलना। फ्रांसवा बर्नियर एक ऐसा इतिहासकार था जो वो कोई भी चीज़ देखता था तो उसकी तुलना यूरोप से करता था, क्योंकि वो कई देशों घूम चुका था। तो भारत में वो जो भी कोई चीज़ देखता तो उसकी तुलना यूरोपीय स्थितियों से करता था। फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी कृति को फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित किया था। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि फ्रांसवा बर्नियर ने जो अपना वृत्तांत लिखा था उस वृत्तांत को किसको सौंपा? तो फ्रांस के शासक लुई 14वें को सौंपा था और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताता है, यानी कि भारत की स्थिति को दयनीय बताता है। कौन? फ्रांसवा बर्नियर। जैसा कि हम देखेंगे उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था, फिर भी जब उसके कार्य प्रकाशित हुए तो बर्नियर के वृत्तांत अत्यधिक प्रसिद्ध हो गए। बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 से 71 में प्रकाशित हुए, यानी कि बर्नियर का जो यात्रा वृत्तांत था वह फ्रांस में कब प्रकाशित हुआ? तो 1670-71 ईस्वी में। और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इतालवी भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया था। यानी फ्रांसवा बर्नियर के यात्रा वृत्तांत का अनुवाद किन किन भाषाओं में हो गया? तो अंग्रेजी, डच तथा जर्मन और इतालवी भाषा में। 1670 और 1725 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था, यानी कि 55 सालों में फ्रांसवा बर्नियर का जो वृत्तांत था फ्रांसीसी में ही, फ्रांस भाषा में ही 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था। 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में मुद्रित हो चुका था और अरबी और फारसी वृत्तांतों जिनका प्रचार हस्तशिल्पियों के रूप में होता था, अरबी और फारसी वृत्तांतों का जिनका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था, जो 1800 से पहले सामान्यतः प्रकाशित नहीं हुए थे, ये पूरी तरह विपरीत था। मुगल सेना के साथ यात्रा। फ्रांसवा बर्नियर ने कई बार मुगल सेना के साथ यात्राएं की। यहाँ सेना के कश्मीर कूच के संबंध में दिए गए वर्णन का एक अंश देता है। वह लिखता है कि इस देश की प्रथा के अनुसार मुझसे 2 अच्छे तुर्कमान घोड़े देखने की अपेक्षा की जाती है और मैं अपने साथ एक शक्तिशाली फारसी ऊँट तथा चालक, अपने घोड़ों के लिए एक साइस, एक खानसामा तथा एक सेवक जो हाथ में पानी का पात्र लेकर मेरे घोड़े के आगे चलता है, मैं भी चलता है और भी रखता है। मुझे हर उपयोगी वस्तु दी गई, जैसे औसत आकार का एक तंबू, एक दरी, 4 बहुत कठोर हल्के में बना एक छोटा बिस्तर, एक तकिया, एक बिछौना, भोजन के समय प्रयुक्त गोलाकार चमड़े के मेजपोश, रंगे हुए कपड़ों के कुछ अंगोछे, नैपकिन, खाना बनाने के समय से सामान से भरे 3 छोटे झोले जो सभी के एक बड़े झोले में रखे होते थे, और यह झोला भी एक लंबे चौड़े तथा सुदृढ़ दुहरे और अथवा चमड़े के पट्टों से बने जाल में रखा था। इसी समय इस दुहरे बोरे में स्वामी और सेवकों की खाद्य सामग्री, साम्राज्य, कपड़े तथा वस्त्र रखे हुए थे। मैंने ध्यानपूर्वक 5 या 6 दिनों के उपयोग के लिए बढ़िया चावल, सौंफ, एक प्रकार का पौधा, सुगंध वाली मीठी रोटी, नींबू तथा चीनी का भंडार साथ रखा। साथ ही मैं दही को टांगने और पानी निकालने के लिए प्रयुक्त छोटे लोहे के अंकुश वाला झोला लेना भी नहीं भूला हूँ। इस देश में नींबू के शरबत और दही से अधिक ताजगी भरी कोई वस्तु नहीं थी। भारत के विषय के विचारों का निर्माण व प्रसार।
भारत के विषय में विचारों का सृजन और प्रसार कर यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांतों ने उनकी पुस्तकों के प्रकाशन और प्रसार के माध्यम से यूरोपीय लोगों के लिए भारत की एक छवि के सृजन की सहायता दी। बाद में 1750 के बाद जब शेख इतिसमुद्दीन तथा मिर्जा अबू तालिब जैसे भारतीयों ने यूरोप की यात्रा की तो उन्हें यूरोपीय लोगों की भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा। उन्होंने तथ्यों की अपनी अलग व्याख्या के माध्यम से इसे प्रभावित करने का प्रयास किया। यानी शेख इतिसमुद्दीन तथा मिर्जा अबू तालिब ने, ये दोनों भारतीय थे, इन्होंने यूरोप की यात्रा कब की थी? तो इन्होंने यूरोप की यात्रा 1750 के बाद की थी।